हेलो दोस्तों, यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वही टॉपिक है, यानी पृथ्वी की गतियों में हमारा परिक्रमण गति चल रही है। कौन सी? यानी परिक्रमण गति। परिक्रमण गति के कारण यानी पृथ्वी की गतियों के कारण क्या क्या होता है, अवियलन कौन सा अपीहेलियन या पेरीहेलियन बनता है, आज उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आप इस डायग्राम के द्वारा आप देख सकते हैं पृथ्वी की यानी जो सूर्य से और पृथ्वी के बीच में जो चक्कर लगाता है, राउंडेड जो परिक्रमा होती है, उसे आप किस माध्यम से समझ सकते हैं। यानी दूरी स्थिति होने के कारण अपसौर या अपहेलियन स्थिति बनती है, और उसके बाद नज़दीकी स्थिति यानी जो पृथ्वी और नज़दीकी स्थिति होने के कारण पेरीहेलियन या उपसौर की स्थिति बनती है। आज इनके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पेरीहेलियन क्या होता है? यह पेरीहेलियन यानी पेरीहेलियन या उपसौर 3 जनवरी को जो पृथ्वी सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है, यानी सूर्य के मध्य, आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हो, सूर्य के मध्य जब न्यूनतम दूरी होती है तो 3 जनवरी के दिन 3 जनवरी को पृथ्वी या सूर्य के मध्य जो न्यूनतम दूरी होती है, इसी स्थिति को पेरीहेलियन या उपसौर कहा जाता है। क्या कहते हैं? जो ये सूर्य है और 3 जनवरी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है, यह नज़दीकी दूरी होती है, कब होती है? 3 जनवरी को होती है। उसे पेरीहेलियन या उपसौर कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे पेरीहेलियन या उपसौर कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? पेरीहेलियन या उपसौर कहते हैं। इस समय सूर्य की स्थिति पृथ्वी के संदर्भ में लगभग जो कहाँ पे दक्षिणायतम यानी दक्षिणा में चमकती है, अर्थात यानी मकर रेखा पर, यानी दक्षिण में सूर्य रेखा, अर्थात जो दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है, जो मकर रेखा के आसपास चमकता है। कहाँ पे दोस्तों? 3 जनवरी को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के आसपास चमकता है। उसे पेरीहेलियन कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे पेरीहेलियन कहा जाता है, यानी पेरीहेलियन कहते हैं। उसी स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों? मकर रेखा के आसपास चमकता है और पेरीहेलियन की स्थिति बना जाती है। जो पृथ्वी और सूर्य की स्थिति जो न्यूनतम दूरी होती है, उसी स्थिति को यानी पेरीहेलियन या उपसौर कहा जाता है। इस समय जो सूर्य की स्थिति पृथ्वी के संदर्भ में दक्षिणायन में होती है, अर्थात कब होती है? 3 जनवरी के दिन होती है। कब दोस्तों? 3 जनवरी के दिन होती है। 3 जनवरी को दिन सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सीधा यानी मकर रेखा पर चमकता है, और पृथ्वी के जो मध्य की है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी दोस्तों 14.70 करोड़ किलोमीटर की होती है। जो नज़दीकी दूरी होती है वो होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर, यानी कितनी होती है दोस्तों? 14.70 किलोमीटर दूरी होती है। कितनी दोस्तों? 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। और न्यूनतम दूरी होने के कारण जो दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा, यानी दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में जो दोनों के बीच न्यूनतम दूरी होने के कारण यानी 7% गर्मी सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है। कितना दोस्तों? पृथ्वी सूर्य ताप यानी 7% सूर्य ताप, जबकि उसी स्थिति में जो नज़दीकी दूरी होने के कारण पृथ्वी यानी दक्षिणी गोलार्ध में 7% गर्मी सूर्य ताप अधिक प्राप्त करती है। कितनी प्रति है दोस्तों? 7% अधिक यानी दूरी प्राप्त करती है। कितनी? 7% दूरी अधिक प्राप्त करती है। उसी प्रकार दोस्तों आगे हमारा यानी अपहेलियन क्या है? अपहेलियन और उपसौर कहा जाता है। ये वही स्थिति है, दूर की स्थिति होती है दोस्तों। कौन सी होती है? दूर की स्थिति होती है। 4 जुलाई को जब पृथ्वी सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी होती है, यानी जो अधिकतम दूरी यानी जो पृथ्वी आ गई 4 जुलाई को। कब दोस्तों? पृथ्वी कब आ गई? 4 जुलाई को ये हमारी पृथ्वी आ गई। चार जुलाई को जब पृथ्वी यानी जो सूर्य के मध्य की दूरी है, सूर्य है हमारा, इनके मध्य की दूरी है जो 4 जुलाई को कितनी पाई जाती है? यानी 4 जुलाई को जो दूर की स्थिति बनती है, कौन सी स्थिति बनती है? 4 जुलाई को दूर की स्थिति बनने के कारण उसे अपहेलियन या अपसौर कहा जाता है। क्या कहते हैं? अपहेलियन या अपसौर कहा जाता है। और जबकि नज़दीकी स्थिति बन जाती है उसे उपसौर कहा जाता है, उसे पेरीहेलियन कहा जाता है जिसमें, और इसे अपहेलियन कहा जाता है। दूर की स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों? अपहेलियन स्थिति बनती है या अपसौर कहा जाता है। जब सूर्य
जब सूर्य की स्थिति पृथ्वी के संदर्भ में देखें तो उसे यानी सूर्य उत्तरायणी स्थिति में बन जाता है। कौन सी स्थिति में दोस्तों? उत्तरायणी स्थिति में 4 जुलाई को होता है। कब दोस्तों? 4 जुलाई को उत्तरायणी स्थिति में सूर्य चमकता है। और 4 जुलाई को चमकेगा जब कहाँ पे चमकेगा? यानी कर्क रेखा पर चमकेगा। कौन से रेखा पर दोस्तों? कर्क रेखा पर चमकेगा। इसलिए वहाँ का यानी जो उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है। और पृथ्वी के संदर्भ और पृथ्वी और सूर्य के जो मध्य की दूरी पाई जाती है वो 15.20 करोड़ किलोमीटर होती है। कितनी? 15.20 करोड़ होती है। जबकि नज़दीकी में 14.20 करोड़ होती है। कितनी देर? 70 करोड़ किलोमीटर होती है। और दूर की स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी की जो दूरी होती है उसको 15.20 करोड़ किलोमीटर होती है। कितनी? 15.20 किलोमीटर। ये और सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी, ये सूर्य, ये पृथ्वी है कि मध्य की दूरी कितनी पाई जाती है? 14.20 करोड़। कितनी दोस्तों? 14.20 करोड़ पाई जाती है। कितनी दोस्तों? 14.20 करोड़ की स्थिति पाई जाती है। और पृथ्वी की और में दूर की स्थिति में जो यानी जो उत्तरायण में 60% गर्मी की और सूर्य तापमान कम प्राप्त होता है। कितना पाया जाता है? यानी 4 जुलाई को सूर्य तापमान कम प्राप्त होता है। कितना? 7 जुलाई को 7% कम प्राप्त होगा, क्योंकि 3 जुलाई के दिन यानी सूर्य कहाँ पे रहता है? पृथ्वी के नज़दीक रहता है। 3 जनवरी को। और 4 जुलाई के दिन सूर्य पृथ्वी से दूर होता है, इसलिए तापमान गर्मी कम तापमान प्राप्त होता है। और पृथ्वी के जो परिक्रम पथ होता है उसका व्यास दोस्तों 14.95 करोड़ होता है। कितना? 14.95 किलोमीटर करोड़ है। 14.95 करोड़ किलोमीटर पाया जाता है, जिसे 96 भी करोड़ बोलते हैं। कितने? 96 करोड़ किलोमीटर भी बोल सकते हैं, किलोमीटर बोल सकते हैं। यानी 14.95 करोड़ जो परिधि संख्या होती है। कितनी दोस्तों? परिधि संख्या। आप इस परिधि संख्या को देख सकते हैं। जो परिधि संख्या होती है 14 जो हमारी परिधि संख्या पाई जाती है पृथ्वी के, इस पृथ्वी को आप इसकी जो परिपथ, ये कौन सी है ना परिपथ, ये परिपथ दूरी होती है ये वाली, ये पाई जाती है हमारी 14.95 या 96 करोड़ किलोमीटर पाई जाती है। और ये हमारा व्यास है। क्या पाया जाता है? अर्धव्यास पाया जाता है। सॉरी, पृथ्वी के कक्षा या परिक्रम का जो पथ होता है उसका अर्धव्यास पाया जाता है 14.95 करोड़ किलोमीटर। 14.95 किलोमीटर का अर्धव्यास पाया जाता है। और पृथ्वी की जो परिक्रम पथ की लंबाई पाई जाती है, जो ये परिक्रम पथ की लंबाई, ये हमारे परिक्रम पथ की लंबाई कितनी पाई जाती है दोस्तों? इसकी लंबाई पाई जाती है 95 करोड़ किलोमीटर पाई जाती है परिक्रम पथ की लंबाई। और ये अर्धव्यास पाया जाता है। पृथ्वी की कक्षा या परिक्रम का पथ जो अर्धव्यास पाया जाता है 14.95 करोड़ लंग पाया जाता है करोड़, ये और तटिक देते हैं। और उसी प्रकार दोस्तों पृथ्वी की जो परिक्रम की लंबाई पाई जाती है लगभग यानी 95 करोड़ पाई जाती है। कितनी? यानी 95 करोड़ या 96 करोड़ किलोमीटर पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 95 या 96 करोड़ किलोमीटर पाई जाती है। आपको हमारा टॉपिक हो गया यानी कौन सा? अपीलियन ऑफशोर कहा जाता है दूर की स्थिति को, और जबकि पेलियन जो उपसौर कहा जाता है यानी नज़दीकी स्थिति को आपको एक चित्र के माध्यम से समझाया गया है। पेलियन की स्थिति आपको बताई थी 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को होती है। और सूर्य और दक्षिणातम कब्जा यानी मकर रेखा पर सीधा चमकता है। उसमें सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 14.70 किलोमीटर यानी कितनी पाई जाती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर पाई जाती है। जबकि न्यूनतम दूरी होने के कारण दक्षिणायन गोलार्ध में 7% तापमान पाया जाता है। कितना दोस्तों? 7% न्यूनतम तापमान पाया जाता है। 7% अधिक तापमान पाया जाता है। यानी न्यूनतम दूरी होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा 7% गर्मी या तापमान अधिक पाया जाता है। और इसी स्थिति को आप विपरीत करें तो आप यानी जो 4 जुलाई को पृथ्वी जब सूर्य मध्य और अधिकतम दूरी होती है तो उनके यानी पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी अधिकतम होती है, उसे अपीलियन या ऑफशोर भी कहा जाता है। और इस समय की जो दूरी स्थिति होती है वो उत्तरायण में चमकती है, यानी कब? कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। तो इसी स्थिति में वहाँ पे यानी तापमान कितना पाया जाता है दोस्तों? वहाँ पे 7% कम तापमान पाया जाता है। और दूर की स्थिति दूरी पाई जाती है 15.20 करोड़ किलोमीटर की पाई जाती है। और अधिकतम दूरी होने के कारण आपको बता दिया था हमने। और पृथ्वी के जो अर्धव्यास पाया जाता है अपीलियन, पृथ्वी के अर्धव्यास पाए जाते हैं 14.95 करोड़ किलोमीटर।
यह 96 करोड़ पाया जाता है। पृथ्वी की लंबाई पाया जाता है, पृथ्वी के परिक्रम की पथ की लंबाई 95 करोड़ किलोमीटर पाई जाती है। कितनी दोस्तों? 95 करोड़, यानी 95 करोड़ किलोमीटर या 96 करोड़ किलोमीटर पाई जाती है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा टॉपिक आता है अगला, यानी बिंदु। पृथ्वी की परिक्रम गति का प्रभाव, यानी पृथ्वी की परिक्रम गति का प्रभाव क्या पड़ता है और किन किन पर पड़ता है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की परिक्रम जो परिक्रम हो गति है उनका प्रभाव ऋतुओं को बनना, यानी जो पृथ्वी की परिक्रम गति का प्रभाव के कारण परिक्रम गति के कारण ऋतुओं को बनना होता है। ऋतुओं को बनना होता है, 1 वर्ष की अवधि का निर्माण होता है। ऋतुओं का बनना 1 वर्ष की अवधि का वो बनना होता है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला बिंदु को आता है, यही हमारे 2 बिंदु यानी ऋतुओं का बनना। 1 वर्ष की अवधि में जब जलवायु संबंधित परिवर्तन होते हैं तो उन्हें ऋतु कहा जाता है। क्या कहते हैं? उन्हें ऋतु कहा जाता है। ऋतु कैसे है? ऋतु बनना कैसी होती है? ऋतु कितनी होती है? 1 वर्ष की अवधि में। कब दोस्तों? 1 वर्ष की अवधि में जब जलवायु परिवर्तन होता है उसे ऋतु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जलवायु परिवर्तन होता है उसे ऋतु कहते हैं। सामान्यतः 2 ही ऋतु होती है। कितनी ऋतु होती है? सामान्यतः 2 ही ऋतु होती है। 2 ही ऋतु, एक तो ग्रीष्म ऋतु होती है, एक शीतकाल ऋतु होती है। कौन सी? एक ग्रीष्म ऋतु और एक शीतकाल ऋतु। पृथ्वी की जो परिक्रम गति के संदर्भ में, यानी ग्लोब पर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न ऋतुएं होती है। सामान्यतः 2 ही ऋतु होते हैं, ग्रीष्म और शरद। कौन सी? शीतकालीन। जो पृथ्वी के वर्ष की अवधि में, 1 वर्ष की अवधि में जब जलवायु संबंधित परिवर्तन होते हैं उन्हें ऋतु कहा जाता है। क्या कहते हैं? उन्हें ऋतु कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें ऋतु कहते हैं। पृथ्वी की एक अवधि के कारण जो बनने वाले गतिकोण जलवायु परिवर्तन होने के कारण उन्हें ऋतु कहा जाता है। और ऋतु सामान्यतः 2 ही होती है, ग्रीष्म ऋतु और यानी ग्रीष्म ऋतु और शीतकालीन ऋतु। कितनी दोस्तों? ग्रीष्म ऋतु और शीतकालीन ऋतु ही होती है। जैसे 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो उस समय सूर्य उत्तरायण या मार्च से सितंबर तक स्थिति होती है। कब? कौन सी उत्तरायण में चमकता है? कब होती है? 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो उस समय सूर्य की स्थिति उत्तरायण में होती है, कौन? उत्तर में चमकता है। तो उसे मार्च से लेकर सितंबर तक की स्थिति कहा जा सकता है। तो उस काल में यानी ग्रीष्म काल व दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल की स्थिति होती है। यानी उत्तरी गोलार्ध में कौन सी स्थिति होगी? ग्रीष्म काल। उत्तरी गोलार्ध में तो ग्रीष्म काल की ऋतु होगी। कौन सी? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल होता है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु यानी शीतकाल की स्थिति होगी। इसी के विपरीत 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर चमकता है तो उसी स्थिति में जब सूर्य दक्षिणार्ध में सीधा चमकता है तो सितंबर से मार्च की स्थिति होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल ऋतु परिवर्तन हो जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म की स्थिति हो जाती है। कौन सी? यानी 22 दिसंबर को आप 22 दिसंबर की स्थिति को देखिए। यानी 22 दिसंबर जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता, कब? एकदम मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो उसी दिन दक्षिणायन की स्थिति हो जाती है। तो यानी सितंबर से मार्च तक हो जाएगा। कौन सी? सितंबर से मार्च तक हो जाती है। तो उस समय यानी उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल हो जाता है और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? ग्रीष्मकाल स्थिति पैदा होता है। कौन सी? यानी ग्रीष्मकाल की स्थिति बन जाती है। कौन सी? ग्रीष्मकाल की स्थिति बन जाती है। जबकि 21 और 23 सितंबर को एक ऐसी स्थिति आती है जिस दिन यानी सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है तो वहाँ पर ग्लोब पर सभी कटिबंध यानी समान ऋतुएं प्राप्त होती है। कौन सी? यानी समान ऋतुएं प्राप्त होती है। कौन से दोस्तों? समान ऋतुएं प्राप्त होती है। यानी जो दिन रात की या जो ऋतुएं होती हैं वो समूहतः समान होती है। उसी प्रकार दोस्तों यानी 1 वर्ष की अवधि का निर्माण कैसे किया जाता है? यानी हमारे कैलेंडर का निर्माण यानी पृथ्वी के परिक्रमण के कारण कैलेंडर का निर्माण भी किया जाता है। कैलेंडर का निर्माण कैसे करते हैं? पृथ्वी की जो परिक्रम गति के कारण एक कैलेंडर वर्ष या एक नक्षत्र वर्ष की अवधि का निर्माण होता है। यानी एक कैलेंडर का निर्माण होता है। कितना दोस्तों? एक कैलेंडर का निर्माण होता है या एक नक्षत्र वर्ष का निर्माण होता है, जिससे दिन रात की अवधि का बनती है। क्या बनती है? जिससे दिन रात की अवधि भी बनती है।
यानी पृथ्वी की जो परिक्रमण गति के कारण एक कैलेंडर वर्ष या एक नक्षत्र वर्ष की अवधि का निर्माण होता है, जिससे दिन व रात की अवधि बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? दिन व रात की अवधि बनाई जाती है। तो आप इस स्थिति को देख सकते हैं, यानी 21 जून के समय जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति होती है, तब सूर्य लंबवत की किरणें कर्क रेखा पर होती है। कहाँ पे दोस्तों? कर्क रेखा पर होती है। 21 जून की स्थिति, 21 जून की स्थिति, आप 21 जून की स्थिति को देख सकते हैं। 21 जून की स्थिति को जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होता है, जब सूर्य की जो लंबवत किरणें कर्क रेखा पर चमकती है, तो दिन और रात के संदर्भ में निम्न स्थितियाँ उत्पन्न होती है। कौन कौन सी स्थिति होती है? जब 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य चमकेगा तो दिन रात की स्थिति निम्न होगी, यानी भूमध्य रेखा पर तो दिन रात क्या होगा? समान होगा। भूमध्य रेखा पर जो दिन रात क्या होते हैं दोस्तों? समान होते हैं। भूमध्य रेखा पर दिन रात क्या होते हैं दोस्तों? समान होते हैं। जबकि कर्क रेखा पर दिन, कर्क रेखा पर लगभग 23 घंटे का दिन होता है। क्या होता है? 23 घंटे का दिन होता है। कर्क रेखा पर 23 घंटे का दिन होता है, जबकि कर्क रेखा पर 23 घंटे का दिन होता है। और इसी के विपरीत दोस्तों मकर रेखा पर यानी 13 घंटे का रात होती है। 13 घंटे की रात होती है कब? 21 जून की स्थिति में। और उसी प्रकार दोस्तों आर्कटिक वर्त पर 24 घंटे का दिन होता है। कौन सा? यानी 24 घंटे का दिन होता है। 24 घंटे का दिन होता है आर्कटिक पे 24 घंटे का दिन होता है, यानी 66.5 डिग्री पर। कब? 21 जून की स्थिति के कारण। 21 जून को जब सूर्य कब चमकता है? दक्षिण यानी उत्तरायण में स्थिति में चमकता है, कर्क रेखा पर चमकता है, तो कर्क रेखा पर 13 घंटे का दिन पाया जाता है और आर्कटिक में 24 घंटे का दिन पाया जाता है। और इसके विपरीत यानी अंटार्कटिका में 24 घंटे की रात पाई जाती है। और इसी की दोस्तों यानी 21 जून की स्थिति में दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में या उत्तरी ध्रुव में 6 माह का दिन होता है। कब होता है? 6 माह का दिन भी होता है, जो 21 मार्च से 23 सितंबर के यानी 182 दिन का पाया जाता है, यानी 6 माह का दिन होता है। कौन? 21 जून को 6 माह का दिन कहाँ पे होता है? उत्तरी ध्रुव पर होता है। और यानी दक्षिणी ध्रुव पे 6 माह का रात होती है, यानी 6 माह की क्या होती है? रात होती है, जिसे 182 या 83 दिन की वो होती है। 6 माह क्या बोलते हैं? 182 या 83 दिन होती है। 6 माह दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में रात होती है, और उत्तरी गोलार्ध में 6 माह का दिन की रात वह दिन होता है 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक। और इसी के विपरीत वहाँ पे भी यानी 23 सितंबर से 21 मार्च तक का हमारे क्या पाई जाती है? दक्षिणी गोलार्ध में रात पाई जाती है, और जबकि उत्तरी गोलार्ध में दिन पाया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों लगभग हमने आपको बताया था। अब ये 22 दिसंबर की स्थिति देखते हैं। हमने देखी थी कौन सी? 21 स्थिति, यानी कौन सी? 21 जून की स्थिति बताई थी। 21 जून की स्थिति में भूमध्य रेखा पर दिन रात समय बराबर होता है। कर्क रेखा पर यानी जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो वहाँ पे 13 घंटे का दिन चमकता है, और भूमध्य इसी की विपरीत पाई जाती है, यानी मकर रेखा पर 23.5 डिग्री पर रात होती है। आर्कटिक के दिन यानी 24 घंटे का दिन होता है। कितने? 24 घंटे का 24 घंटे का दिन होता है आर्कटिक पे 24 घंटे का दिन। तो इसी के दिन यानी अंटार्कटिका पे 24 घंटे की रात होती है, 66.5 होती है, और ध्रुव पे 6 माह का दिन होती है, तो वहाँ पे 6 माह की रात होती है। कहने 6 माह की रात होती है, जैसे यानी 182 दिन की रात या 182 दिन का होती है, जो यानी 23 सितंबर से 21 मार्च, और उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च से 23 सितंबर के दिन की रात होती है। उसी प्रकार दोस्तों यानी 66.5 अक्षांशों के जो ध्रुव की स्थिति बनती है, यानी 66.5 अक्षांशों से जो ध्रुव की और दिन व रात की अवधि 24 घंटे से अधिक होती है, जिसके कारण पृथ्वी का अक्षीय झुकाव होता है। यानी पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कैसे होता है? यानी 66.5 डिग्री ध्रुव की और दिन रात व की अवधि यानी 24 घंटे से अधिक होते हैं। 24 घंटे की अधिक होती है 66.5 से लेकर ध्रुव की और 24 घंटे के दिन अधिक होते हैं, जिसके कारण पृथ्वी का अक्षीय झुकाव अधिक होता है। क्या होता है? पृथ्वी का झुकाव अधिक होता है। क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी का अक्षीय झुकाव अधिक होता है। पृथ्वी की अक्षीय झुकाव अधिक पाया जाता है।
उसी प्रकार दोस्तों 22 दिसंबर की स्थिति देख लेते हैं। 22 दिसंबर की स्थिति, 22 दिसंबर की स्थिति को 22 दिसंबर को जब सूर्य 22 दिसंबर को आपको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। 22 दिसंबर की स्थिति कहाँ पे दक्षिणायता मीनिंग कर्क रेखा पर मकर रेखा पर चमकता है। जब सूर्य जब मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सीधा लंबवत चमकता है तो उस दिन मकर रेखा पर 13 घंटे का दिन होता है और कर्क रेखा पर यानी 13 घंटे की रात होती है। क्या होती है? 13 घंटे की रात होती है। उसी प्रकार 66.5 डिग्री यानी अंटार्कटिका पर 66.5 दिन पे 24 घंटे के रात दिन होगा तो यानी वहाँ पे आर्कटिक पे 24 घंटे की रात होगी। क्या होगी दोस्तों? 24 घंटे की रात होगी। और दक्षिणी ध्रुव में यानी जब दक्षिणी ध्रुव में 6 माह का दिन होगा तो उत्तरी ध्रुव में 6 माह की रात होगी। कब होगी? 22 दिसंबर को। उस दिन क्या होगी? 6 माह को 22 दिसंबर को रात होगी। ये थी हमारी, जिसमें 23 सितंबर से 21 मार्च की स्थिति बताई गई है। कौन सी? 21 मार्च की स्थिति बताई गई है। आप इसको समझ सकते हैं। भूमध्य रेखा पर यानी जो सदैव दिन या दिन रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा पर दोनों स्थिति में 21 मार्च और 22 दिसंबर को दिन रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मकर रेखा पर जो यानी जब 22 दिसंबर को जब सूर्य लंबवत चमकता है तो 13 घंटे का दिन होता है। तो इसके विपरीत यानी कर्क रेखा पर 13 घंटे की रात होती है। कब? 22 दिसंबर को। अंटार्कटिका में जब 23 यानी 24 घंटे का दिन होता है, 24 घंटे का दिन होता है। कब? 66.5 डिग्री। तो इसके विपरीत आर्कटिक पे यानी 24 घंटे की रात होगी। कितनी? यानी 24 घंटे की रात होगी। इसके विपरीत यानी दक्षिण ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है, 6 माह का दिन होता है। तो इसके विपरीत यानी उत्तरी ध्रुव में यानी 6 माह की रात होगी। जो यानी 23 सितंबर से और 21 मार्च को कब? 22 दिसंबर तक की स्थिति बताता है। कौन सी? 22 दिसंबर की स्थिति बताता है दोस्तों। ये थी हमारे पृथ्वी के गुणों परिक्रम की गति के कारण जो हमारे पृथ्वी के दिन रात की अवधि का बनना, स्थितियों के बारे में हमने अध्ययन किया था। और पृथ्वी की ऋतु कैसे बनती है और ऋतुओं के बारे में हमने अध्ययन किया। दोनों 21 जून और 22 दिसंबर के अकॉर्डिंग ऋतुआ बनती है। कितनी? यानी 21 जून और 22 दिसंबर के अकॉर्डिंग बनती है। और जलवायु यानी एक वर्ष की अवधि में जो जलवायु संबंधी परिवर्तन होते हैं उन्हें ऋतु कहा जाता है। सामान्यतः ऋतु 2 प्रकार की होती है। और पृथ्वी की परिक्रम गति के संदर्भ में देखें तो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न गतियाँ ही पाई जाती है। आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हमारा कल का पेपर होगा यानी कौन सी? हमने यानी अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं को और पृथ्वी की घूर्णन गतियों के कारण जो भी हमारे क्वेश्चन हमने स्टडी करी है उनका क्वेश्चन पेपर का कल टेस्ट पेपर होगा। 21 जून को स्थिति को क्या कहा जाता है? 22 जून की कोई स्थिति को, 22 दिसंबर की स्थिति को क्या कहा जाता है? और 21 मार्च को क्या कहा जाता है? और 23 सितंबर को क्या कहा जाता है? इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। 21 मार्च की स्थिति को यानी विश्वत वसंत ऋतु कहा जाता है। क्या कहता है? विश्व या वसंत विश्व कहा जाता है। कौन सी स्थिति को? 21 मार्च की स्थिति को। 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य कहाँ पे चमकता है? सीधा भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। तो 21 मार्च को विश्व या वसंत विश्व कहा जाता है। और 23 सितंबर को शरद विश्व या दिन रात बराबर होता है। यानी शरद विश्व कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शरद विश्व कहते हैं। जिस दिन दिन रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दिन रात बराबर होते हैं। और जबकि 21 जून को कर्क संक्रांति कहा जाता है। 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो उसी स्थिति को यानी कर्क संक्रांति कहते हैं। और 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर चमकता है तो उन्हें मकर संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मकर संक्रांति कहते हैं। ये होती है हमारे पृथ्वी की परिक्रम गति या पृथ्वी की गतियाँ। इनके बारे में हमने अध्ययन किया था।